नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे एसएससी अड्डा पे। और मैं अमित सिंह, फैकल्टी ऑफ साइंस, आप सभी के सामने हाजिर हो चुका हूँ ठीक दोपहर 1 बजे। और आज दिन है 6 तारीख, 6 फरवरी। और आज फिर से हम कुछ नए सवाल प्रैक्टिस करने वाले हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर की। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है हमारे विज्ञान से, वो किस किस पोर्शन से आ रहे हैं उसको रोजाना हम प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। कल के क्लास में हमने कुछ फैक्ट्स डिस्कस करे थे, जिसमें हमने प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू सबको डिस्कस करा था। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज, जिसमें एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू और कार्डियक टिश्यू, सबके फंक्शंस के बारे में हमने सीखा। केराटिनाइज्ड ये टिश्यू क्या होती है, नॉन केराटिनाइज्ड टिश्यू क्या होती है, यूरिनरी ब्लैडर किससे बनी हुई है, गॉल ब्लैडर किससे बनी हुई है, पैनक्रियाटिक डक्ट किससे बनी हुई है, सारी चीज़ों को देखा। लिगामेंट, टेंडेंस, सबके बारे में हमने पढ़ा, यहाँ तक कि कार्टिलेज और फाइबर्स के बारे में भी पढ़ा। तो आज उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ सवाल, और देखते हैं कि टिश्यू से आने वाले सवाल क्या क्या होंगे और किस तरीके से हम उन्हें टैकल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक आईबी की क्रैश कोर्स में एडमिशन नहीं लिया, ये आखिरी मौका है। तो 4 फरवरी से ये बैच प्रारंभ हो चुका है। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक, मतलब 9 घंटे की क्लास रोजाना आपको मिल रही है। और आप देख सकते हो कि टीम में हमारे आशीष गौतम सर हैं, जो आपके करंट अफेयर्स को डील करेंगे। शांतनु सर हैं, जो आपके मैथ्स को डील करेंगे। अतुल अवस्थी सर हैं, जो आपके रीजनिंग को डील करेंगे। और राखी मैम है, जो अंग्रेजी को डील करेंगी। और हमारे जीवेश सर और आशुतोष सर, ये हमारे जनरल स्टडीज को डील करेंगे। तो आखिरी मौका है ग्रेड 2 IB ACIO की ये बैच क्रैश कोर्स 4 फरवरी से प्रारंभ है। और बस 2 ही दिन गुजरे हैं, तो जल्दी से एनरोल करा लें। इसके लिए क्या करना होगा, विजिट करना होगा www.adda247.com पे। और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए व्यू ऑफर्स में जाके कोड अप्लाई करना है Y22 जैसे ही आप कोड अप्लाई करते हो, तो मैक्सिमम डिस्काउंट करीबन 77 to 82% तक की डिस्काउंट आपको मिल जाएगी। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या फिर रेलवे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अड्डा का महापैक लें। कि अड्डा का महापैक ना केवल बैंक बल्कि एसएससी, रेलवे और आईबी एग्जामिनेशन सबकी तैयारी एक साथ करा देता है। साथ ही साथ आपको देता है 1000 घंटे से ज़्यादा की लाइव क्लासेस, प्री रिकॉर्डेड वीडियो कोर्सेज, टेस्ट सीरीज और ई बुक्स। और वैलिडिटी भी आप देख सकते हो, 12 महीने की यहाँ वैलिडिटी है। और यहाँ पे जो आपका वैलिडिटी होगी, वो सिर्फ बैच की ही वैलिडिटी होगी। जहाँ आपकी बैच खत्म होती है, उसके बाद 6 महीने तक की इसकी वैलिडिटी होती है हर एक बैच की। और अड्डा के महापैक की वैलिडिटी आप देख सकते हो कि 12 महीने की प्रीमियम वैलिडिटी है। मतलब 1 साल के अंदर जितने भी बैचेस लॉन्च होंगे बैंक पे, एसएससी पे और रेलवे पे, सभी पे आपको पूरा एक्सेस दिया जाता है। इसके लिए आपको बस विजिट करना है हमारे ऑफिशियल पोर्टल। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, और शुरुआत करते हैं उन सवालों के साथ जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स इज इन हैविंग सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइबोसोम या नन ऑफ दिस। अगर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच में विभेद प्रस्तुत करना चाहें, तो हम किसके बीच किस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंस प्रस्तुत कर सकते हैं? कोशिका भित्ति के रेस्पेक्ट में, नाभिकीय झिल्ली के रेस्पेक्ट में, राइबोसोम के रेस्पेक्ट में, या नन ऑफ दीज। तो प्रोकैरियोट्स यानी कि मोनेरा। मोनेरा मतलब कौन? मोनेरा मतलब हो गया बैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, PPLO, ये सारे क्या आते हैं? मोनेरा में आते हैं, यानी प्रोकारियोट्स में आते हैं। प्रोकारियोट्स का मतलब हुआ कि जो उनकी कोशिका होती है, सेल जो होती है, वो पुराने तरीके की होती है, प्रिमिटिव होती है। उसमें DNA यानी जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र नहीं होते, एक नाभिक की ढंग से रचना नहीं होती प्रोकारियोटिक सेल्स में। और यूकारियोटिक सेल्स की अगर हम बात करें, तो ये एडवांस्ड या मॉडर्न सेल्स कहलाते हैं, जिसमें जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्रोमोसोम के अंदर स्टोर होती है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस की संरचना भी काफी अच्छे तरीके से पूरी हुई होती है यूकारियोटिक सेल्स में। तो सेल वॉल होती है प्रोकारियोट्स में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइबोसोम भी होती है प्रोकारियोट्स में, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो किसमें होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये यूकारियोट्स में होती है, लेकिन प्रोकारियोट्स में नहीं होती। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो सेल वॉल होती है प्रोकारियोट्स में, राइबोसोम होती है प्रोकारियोट्स में, और ये नन ऑफ दीज। अगर हम देखें तो इसमें से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही जो है एक ऐसा चीज जो किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल्स में। सवाल पूछ ही रहा था, डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स इज इन हैविंग।
कि अगर हम प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक सेल्स के बीच में विभेद प्रस्तुत करना चाहें तो कौन सी चीज विभेद प्रस्तुत कर सकती है? तो सेल वॉल तो प्रोकारियोट्स में होगी ही। यूकारियोटिक सेल्स में अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स भी यूकारियोट्स हैं और प्लांट्स में भी सेल वॉल होता है। अगर आप ये सोच रहे होते कि सर राइबोसोम प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में होता है, सेल वॉल भी प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में होता है, लेकिन प्रोकारियोट्स और यूकारियोट्स की बात करें तो प्रोकारियोट्स में यूनिसेल्युलर होगा, और दूसरी बात उनकी जो सेल है वो एडवांस नहीं होगी, और एडवांस नहीं होगी मतलब न्यूक्लियस की संरचना ही नहीं होगी। तो राइबोसोम तो होगा, मोनेरा में राइबोसोम्स होता है, सेल वॉल भी होता है, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2, द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस इज द सिंथेसिस ऑफ डीएनए, एमआरएनए, आरआरएनए या टीआरएनए। टीआरएनए का फुल फॉर्म होता है ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोसोमल आरएनए, और एमआरएनए का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस? तो न्यूक्लियोलस का जो मेजर फंक्शन है, न्यूक्लियोलस है कहाँ, तो अगर एक नाभिक को मैं बना के दिखाऊं, ये नाभिकीय झिल्ली होती है, उसके बाद बीचों बीच होता है न्यूक्लियोलस, बीच बीच ये होता है न्यूक्लियोलस, डेंस न्यूक्लियोलस होता है, और इसी के अंदर जो राइबोसोम होती है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, इसके अंदर जो राइबोसोम होती है, न्यूक्लियोलस इज मेड अप ऑफ राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स होती है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ, किसके संश्लेषण के लिए? राइबोसोमल आरएनए के लिए ये जिम्मेदार है, संश्लेषण कराने के लिए जिम्मेदार है। तो फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस इज सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स ओन डीएनए, इनमें से किसके पास अपनी निजी डीएनए होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास, डिक्टियोसोम के पास, लाइसोसोम के पास, या पेरोक्सिसोम के पास? तो माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम एटीपी ऑफ द बॉडी भी कहते हैं या पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, उसके पास अपनी निजी डीएनए होती है। पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल, या हम इसे एटीपी फैक्ट्री भी कहते हैं, एटीपी फैक्ट्री ऑफ सेल भी कहते हैं। साथ ही साथ ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए जिम्मेदार है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया ना हो क्योंकि ये श्वसन भी नहीं होगी। डिक्टियोसोम, लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम की बात करें तो इनमें अपनी डीएनए नहीं होती, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4, रिगार्डिंग द सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल विच वन इज करेक्ट? अगर हम कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को मद्देनजर फैसला लें तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हम जानते हैं कि जो सेल साइकिल होती है वो किसको फॉलो करती है, तो वो फॉलो करती है आईपी मैट को, आईपी मैट को, जिसमें से पी मैट कहलाता है माइटोसिस की प्रक्रिया, और माइटोसिस क्या कहलाती है? डिवाइडिंग फेज, यानी वह चरण जिसमें कोशिका विभाजित होती है, और आई जिसे हम इंटरफेज के नाम से जानते हैं, हिंदी में हम इसे अंतरावस्था के नाम से जानते हैं, इसमें कोशिका प्रिपेयर होता है विभाजन के लिए, यानी ये नॉन डिवाइडिंग फेज है। ये कौन सा फेज है? नॉन डिवाइडिंग फेज है, ये नॉन डिवाइडिंग फेज है। अब अगर इंटरफेस की बात करें तो इंटरफेस में 3 चरण होते हैं। सबसे पहले चरण को हम कहते हैं प्री सिंथेटिक फेज, यानी पूर्व संश्लेषण अवस्था, बीच वाले को हम कहते हैं सिंथेसिस फेज यानी संश्लेषण अवस्था, और पश्च संश्लेषण अवस्था कहते हैं हम पोस्ट सिंथेटिक फेज को, सिंथेटिक फेज को। इसे हम G2 के नाम से संबोधित करते हैं, इसे हम S फेज के नाम से संबोधित करते हैं, और इसे G1 के नाम से संबोधित करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट होता G1, फिर S, फिर G2, और उसके बाद स्टार्ट होता प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज और टीलोफेज, और आखिरकार क्या हो जाता? एक सेल डिवाइड कर जाता। सही सीक्वेंस क्या होगा? G1, S, G2 और फिर माइटोसिस। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल सही। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5, द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल between chromatids of paired homologous chromosomes during first meiotic division is called transformation, chiasmata, crossing over या synapsis। जल्दी से बताएंगे सही जवाब इसका क्या होगा। कहता है कि कोशिका विभाजन के दौरान जब अनुवांशिक पदार्थ का एक्सचेंज यानी ये विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है किसके बीच? बिटवीन क्रोमैटिड्स ऑफ पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स, पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स मतलब ऐसा, और यही आगे चल के विभाजित हो जाते हैं ना ऐसे, ये जुड़े रहते हैं सेंट्रोमियर से, गुणसूत्र बिंदु से, सेंट्रोमियर से ऐसे बंधे होते, तो इनके बीच में ये सब क्या होता? जेनेटिक मटेरियल का शेयरिंग होता।
है ना, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता यानी विनिमय होता। समझ लो अंदर ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल है जो मैं डॉट डॉट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। और ये जो एक एक आप अलग अलग हिस्से देख रहे हो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमैटिड्स कहते हैं, क्रोमैटिड्स कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो क्रोमैटिन फाइबर्स होता है, जो क्रोमैटिन फाइबर्स होता है, वही जब कंडेंस करते हैं, वही जब कंडेंस यानी संघनन करते हैं, तो ये क्या बना लेते हैं, क्रोमोसोम को बना लेते हैं, को बना लेते हैं, यानी गुणसूत्र को बना लेते हैं, गुणसूत्र को बना लेते हैं। तो जब जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो होमोलोगस यानी एक जैसे दिखने वाले गुणसूत्रों के कड़ियों में, जिसे हम क्रोमैटिड्स कहते हैं, पहले मियोटिक डिवीजन पे यानी मियोसिस की पहले चरण में, तो उसे हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी था। ना ही इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ना कियास्माटा, ना ही साइनेप्सिस। सही जवाब क्रॉसिंग ओवर है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6, क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग पैरेन्काइमा इज कॉल्ड। ऐसा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, तो इट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण का यह केंद्र होता है। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट जिसमें पैरेन्काइमा हो, पैरेन्काइमा का काम क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड, फूड का भंडारण यानी भोजन का ये भंडारण करना। और पैरेन्काइमा एक जीवित उत्तक होती है यानी लिविंग टिश्यू होती है, लिविंग टिश्यू होती है। तो ऐसा क्लोरोप्लास्ट जिसके अंदर पैरेन्काइमा हो उसे हम क्या कहते हैं, क्लोरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, एरेन्काइमा या स्क्लेरेन्काइमा। जल्दी से जवाब देंगे, 15 सेकंड का समय। तो याद रखिए, जब प्रकाश संश्लेषण का केंद्र है, ऑब्वियस सी बात है उसमें ग्रीन कलर्ड पिगमेंट क्लोरोफिल होगी, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होगी। और जो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल है का रंग क्या है, तो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल का रंग ग्रीन है, तभी तो ग्रीन कहा जा रहा है। ये क्या होगा, सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, क्लोरेन्काइमा, जिसमें क्लोरोफिल होगा, क्लोरेन्काइमा उसे हम कहते हैं। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7, क्रोमोसोम्स कंटेन हेरिडिटरी यूनिट्स कॉल्ड। कहता है गुणसूत्रों के अंदर अनुवांशिक इकाई होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं। कहता है गुणसूत्रों के अंदर, के अंदर क्या होती है, अनुवांशिक इकाई होती है, अनुवांशिक इकाई होती, वो अनुवांशिक इकाई क्या कहलाती है। तो हम जीन्स कहते हैं, राइबोसोम्स कहते हैं, डीएनए या आरएनए। डीएनए आरएनए क्या है, तो ये तो न्यूक्लिक एसिड्स है, ये न्यूक्लिक एसिड्स हैं। और ये क्या है, ऑर्गेनेली है यानी कोशिकात्व है। लेकिन जीन्स जो है, ये जो जीन्स हैं, यही हेरिडिटरी यूनिट्स यानी अनुवांशिक इकाई कहे जाते हैं। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8, विच सेल ऑर्गेनेली इज नोन एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। कहता है वो कौन सा कोशिकात्व है जो एक कोशिका का कंट्रोल सेंटर कहा जाता है। न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो प्रोटीन और वसा का संश्लेषण कराती, प्रोटीन और फैट का सिंथेसिस कराती, संश्लेषण कराती। माइटोकॉन्ड्रिया हम जानते हैं इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन। मतलब सबके पास कोई ना कोई एक निश्चित और वाइटल फंक्शन है। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण कराता, फोटो सिंथेसिस कराता। लेकिन एक नाभिक एक ऐसा अकेला, एक नाभिक एक ऐसा अकेला शख्स है जो क्या करता है, पूरे सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज है सबको कंट्रोल करता है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9, हु ऑब्जर्व्ड एंड कॉइन्ड द वर्ड सेल फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले कोशिका को किसने देखा और उसका नाम सेल भी किसने रखा। रॉबर्ट कुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट हुक ने या एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक ने। ल्यूवेनहॉक का पूरा नाम एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक था। जल्दी बताइए सही जवाब क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा। तो 1665 में, 1665 में रॉबर्ट हुक वाज द पर्सन, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक वह वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका की खोज की थी। और वो कोशिका क्या थी, डेड सेल थी, है ना, कोशिका वो मृत कोशिका थी। और सेल थ्योरी की अगर बात हो तो कोशिका सिद्धांत को किसने प्रतिस्थापित किया था, तो दो लोगों ने जिसका नाम था मथियस स्क्लाइडन, मथियस क्लाइडन और थियोडोर स्वान, थियोडोर, थियोडोर। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट पार्ट ऑफ सेल सर्व्स एज द इंट्रासेल्युलर हाईवे। कहता है कोशिका का वो कौन सा हिस्सा है जो कोशिकाओं के बीच एक हाईवे का काम करता है। मान लो ये एक कोशिका है और ये एक और दूसरी कोशिका है, तो कोशिका के बीच जो इंट्रासेल्युलर हाईवे का काम करती है वो कौन सा हिस्सा है।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, सेल मेम्ब्रेन या माइटोकॉन्ड्रिया। तो किसी भी सेल को अपने प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए क्या चाहिए होगा, इसको चाहिए होगा प्रोटीन, और साथ ही साथ एनर्जी के लिए चाहिए होगा फैट्स। तो प्रोटीन का संश्लेषण होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और फैट का संश्लेषण होता है या लिपिड्स का संश्लेषण होता है किससे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो वह कोशिका जो कि एक इंट्रासेलुलर हाईवे की तरह काम करता है, उसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैसे मैं बताऊं, तो अगर आपने कभी जंतु की कोशिका या प्लांट सेल को देखा होगा, तो न्यूक्लियस मान लिया ये है, मैं थोड़ा न्यूक्लियस को ऐसे डेंस कर लेता हूं, मान लीजिए ये क्या है, ऐसे ठीक न्यूक्लियस से ऐसे एक आकृति बगल में आपने देखा होगा, और वो ट्यूबुलर ऐसी दिखती है, और यही क्या होती है, हमारी माइटोकॉन्ड्रिया होती है। यही हमारी, ये माइटोकॉन्ड्रिया कह रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ कुछ ऐसा हो सकता, कुछ ऐसा भी हो सकता कि रफ है, थोड़ा ऐसे खुरदुरा है, और कुछ ऐसे हिस्से हो सकते हैं जो एकदम चिकने हैं। चिकने हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो खुरदुरे हैं उसे हम क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यही क्या बनता है, इंट्रासेल्युलर हाईवे का काम करता है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू नॉट फाइंड इन अ बैक्टीरियल सेल। कहता है कि एक बैक्टीरिया यानी जीवाणु की कोशिका में निम्नलिखित में से क्या हमें नहीं मिलेगा। सवाल ये पूछा जा रहा है, डीएनए, सेल मेम्ब्रेन, गोल्गी apparatus या फिर राइबोसोम। तो बहुत ही आसान सा सवाल पूछा गया है। देखिए, गोल्गी apparatus इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोलिपिड्स के संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है हमारी गोल्गी बॉडी। साथ ही साथ ये लाइसोसोम्स भी बनाती है, लाइसोसोम्स का निर्माण भी करती है, ठीक है, लाइसोसोम्स का निर्माण भी करती है। वहीं अगर हम बात करें बैक्टीरियल सेल में, तो वुड यू नॉट फाइंड इन अ डीएनए, डीएनए वुड यू नॉट फाइंड इन अ बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल के अंदर हमें क्या नहीं मिलेगा, डीएनए, सेल मेम्ब्रेन, गोल्गी apparatus या राइबोसोम। तो एक बैक्टीरियल सेल के अंदर जो हमें नहीं मिलेगा, वो हमें मिलेगा गोल्गी apparatus। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गोल्गी apparatus, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स का संश्लेषण कराती, वो हमें एक बैक्टीरियल सेल में नहीं मिलेगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी फाउंड इन बोथ द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। नाभिक और कोशिका द्रव्य में इनमें से क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियोलस, राइबोसोम्स, आरएनए, बोथ आरएनए एंड राइबोसोम्स। तो नाभिक किसके अंदर, इन बोथ द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में हमारे राइबोसोम भी पाया जाता है, और न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस हिस्सा होता है, जो अंदर वाला हिस्सा होता है, इस न्यूक्लियोलस के अंदर भी राइबोसोम्स और साथ ही साथ आरएनए यानी न्यूक्लिक एसिड पाया जाएगा। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, है ना, बोथ न्यूक्लियोलस एंड बोथ आरएनए एंड राइबोसोम। न्यूक्लियोलस तो वो हिस्सा है जिसके अंदर राइबोसोम्स होंगे। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज एन ऑर्गेनेली विद एन ऑर्गेनेली। कहता है कि उनमें से कौन सी एक आकृति है जिसको हम कोशिकात्व के अंदर कोशिकात्व के नाम से जानते हैं। क्या कोशिकात्व के अंदर, कोशिकात्व के अंदर कोशिकात्व के नाम से जानते हैं, कोशिकात्व के अंदर कोशिकात्व के नाम से जानते हैं। राइबोसोम, पेरोक्सिसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या मीजोसोम। हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑर्गेनली विद इन एन ऑर्गेनली कहा जाता है राइबोसोम को। ऑर्गेनली विद इन एन ऑर्गेनली किसे कहा जाता है, राइबोसोम को, क्योंकि राइबोसोम खुद किसके अंदर है, तो राइबोसोम खुद न्यूक्लियोलस के अंदर है। और न्यूक्लियोलस किसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर है। तो न्यूक्लियस खुद एक ऑर्गेनली है, और न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस के अंदर होता है राइबोसोम, इसीलिए हम उसे ऑर्गेनली विद इन और ऑर्गेनली भी कहते हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14, द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस इज डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस। उसे हम क्या कहते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। सवाल क्या पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर in which 3 phases appear in mitosis। अच्छा, in which these phases appear in mitosis। तो हम जानते हैं सबसे पहले इंटरफेज होता है, फिर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। सबसे पहले प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज। इसे ही हम क्या कहते हैं, पूर्वावस्था, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, और टीलोफेज को कहते हैं अंत्यावस्था, अंत्यावस्था। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। धड़ाधड़ सवाल करना है, ठीक है, एक के बाद एक। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15,
विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज फाउंड इन द कार्टिलेजिनस टिश्यू ऑफ द बॉडी? कहता है इनमें से कौन सी कोशिका हमारे कार्टिलेज के अंदर पाई जाती है? मास्ट सेल्स, बेसोफिल्स, ऑस्टियोसाइट्स या कॉन्ड्रोसाइट्स? तो कार्टिलेज के अंदर पाई जाती है कॉन्ड्रोसाइट्स, और इसी कॉन्ड्रोसाइट्स के अंदर होती है कॉन्ड्रोइटिन नामक प्रोटीन, कॉन्ड्रोइटिन नामक प्रोटीन। और इसी कॉन्ड्रोइटिन नामक प्रोटीन से क्या होती है? इट प्रोड्यूसेस इलास्टिसिटी, लचीलापन प्रदान करता है, लचीलापन प्रदान करता है। किसको? कार्टिलेजेस को। इसीलिए सारे जॉइंट्स में आपको कार्टिलेज मिलेंगी, कहीं हाइलिन तो कहीं फाइब्रस, तंतुदार तो कहीं हाइलिन का बना हुआ। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑस्टियोसाइट्स हड्डी की इकाई को कहते हैं। बेसोफिल हिस्टामिन सिक्रीट करती है। मास्ट सेल्स ये आपके जो है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16, सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट हैज बीन मेड पॉसिबल बाय द प्रेजेंस ऑफ। कहता है कि पौधों का जीवन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट यानी कि थल पर इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि इंटरकैलरी मेरिस्टम है, कंडक्टिंग टिश्यू है, एपिकल मेरिस्टम है या पैरेन्काइमेटस टिश्यू है। पैरेन्काइमेटस टिश्यू का काम क्या होगा? स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड। इंटरकैलरी मेरिस्टम का काम क्या होगा? गर्थ बढ़ाने में, है ना। गर्थ कह रहे हैं, गर्थ एंड ब्रांचिंग, है ना, ब्रांचिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। और कंडक्टिंग टिश्यू क्या होगा? वाटर, मिनरल्स और फूड, ऑर्गेनिक फूड, इनको बना के पूरे बॉडी में ये पहुंचाने में मदद करेगा। और एपिकल मेरिस्टम होता है ग्रोथ इन लेंथ, है ना, लंबाई में बढ़ने के लिए। तो भाई लंबाई में तब बढ़ेगा, भोजन तब भंडारित करेगा और ब्रांचिंग तब करेगा जब उसको कुछ मिलेगा। तो मिलने के लिए क्या जरूरी है? कंडक्टिंग टिश्यू यानी संवहनी उत्तक। तो संवहनी उत्तक जरूरी है। और संवहनी उत्तक क्या है भाई? संवहनी उत्तक जाइलम और फ्लोएम है। तो कौन सी वजह थी जिसके वजह से पौधे जमीन पर उगने लगे? तो ये संवहनी उत्तक का प्रेजेंस पौधों को जमीन पर उगने के काबिल बनाते हैं, जिसमें से प्रमुख है जाइलम और फ्लोएम। और ये मैं बता दूं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यानी जटिल स्थायी उत्तक के हिस्से होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17, द टिश्यूज दैट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी। कहता है वह उत्तक जो हमारे शरीर की गतिविधि में मदद करती है उसे हम मस्कुलर टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू, नर्वस टिश्यू या इनमें से सभी क्या कहते हैं? जल्दी बताइए। तो देखो नर्वस टिश्यू नहीं होता तो न्यूरल इंपल्स नहीं जाता, न्यूरल इंपल्स नहीं जाता। अब न्यूरल इंपल्स जाता ही नहीं तो चाहे कंकालीय पेशियां हो, चाहे कंकालीय पेशियां हो या फिर सिर्फ पेशियां हो, कैसी भी पेशियां हो, मूवमेंट तो करेगी नहीं। तो हमारे बॉडी में मूवमेंट के लिए जिम्मेदार ए बी सी तीनों है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, बिल्कुल सही। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18, द कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल टू बोन। कहता है कि वह संयोजी उत्तक, वह संयोजी उत्तक जो किससे किसको जोड़ रहा है? मसल को बोन के साथ। मान लिया ये हड्डी है, ये एक हड्डी है, ये जांग की हड्डी मान लेते हैं ना, फीमर। और फीमर के ठीक बगल में ऐसे मसल अटैच्ड है। तो बोन मसल से कैसे अटैच होता है भाई? तो बोन मसल से अटैच होता है टेंडन से। ये क्या है? टेंडन है, TENDON, ठीक है ना। लेकिन अगर वही बात होती कि हड्डी हड्डी से कैसे जुड़ता है, ये मान लिया दूसरा हड्डी है, तो हड्डी हड्डी से कैसे जुड़ेगा? हड्डी हड्डी से जुड़ता है लिगामेंट से। तो ये क्या है? लिगामेंट्स है। ये क्या है? लिगामेंट्स है। दिस इज लिगामेंट, लिगामेंट, ठीक है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19, कार्टिलेज एंड बोन आर टाइप्स ऑफ। कहता है कि उपास्थि और अस्थि, उपास्थि एवं अस्थि किस तरीके की उत्तक है? अस्थि एवं उपास्थि किस तरीके की उत्तक है? किस तरीके की उत्तक है ये पूछा जा रहा है। तो भैया ये बाह्य उत्तक तो है नहीं, एपिथेलियल टिश्यू तो है नहीं, स्केलेटल टिश्यू यानी कंकालीय पेशियां भी नहीं है, मस्क्यूलर टिश्यू यानी मांसपेशी की भी उत्तक नहीं है। ये क्या है? संयोजी उत्तक है। इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू, जोड़ती है, संयोजी उत्तक है, ये जोड़ती है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। और आज का आखिरी सवाल, इंटरकैलेटेड डिस्क इज प्रेजेंट इन। कहता है इंटरकैलेटेड डिस्क कहाँ मौजूद है? तो सेंट्रल पंपिंग स्टेशन किसे कहते हैं? हम हृदय को कहते हैं।
है ना, हृदय को कहते हैं। और हृदय को बताया जाता है कि इट इज मायोजेनिक इन नेचर। पता है मायोजेनिक का मतलब क्या होता है? मायोजेनिक का मतलब होता है एन ऑर्गन विच जनरेट्स इट्स ओन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। एन ऑर्गन विच जनरेट्स, ऐसा तंत्र जो अपना विद्युत आवेश खुद निर्मित करे, विच जनरेट्स इट्स ओन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जो अपना विद्युत आवेश स्वयं निर्मित करे, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इसे हम मायोजेनिक कहते हैं। ठीक है ना, तो हर्ट मायोजेनिक है। अब ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट किससे करवाता है? तो जनरेट कराता है साइनो एट्रियल नोड से, साइनो एट्रियल नोड से। और साइनो एट्रियल नोड को ही हम क्या कहते हैं? पेस मेकर कहते हैं। और इसी इम्पल्स की फ्रीक्वेंसी को मेंटेन कौन करता है, इंटेंसिटी को मेंटेन कौन करता है? तो उसे हम कहते हैं एट्रियोवेंट्रिक्यूलर नोड, एट्रियोवेंट्रिक्यूलर नोड। और एट्रियोवेंट्रिक्यूलर नोड को क्या कहा जाता है? पेस सेटर कहा जाता है, पेस सेटर कहा जाता है। तो अब ये बात करें पेस मेकर की, ये बात करें इस पेस मेकर की जो इस इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट कर रही है हृदय में। इसके इर्द गिर्द भी स्मूथ मसल की बनी इंटरकैलेटेड डिस्क है जो पेस मेकर को इम्पल्स को जनरेट करा के आगे पहुंचाने में मदद करती है। तो इंटरकैलेटेड डिस्क कहाँ मौजूद होती है? तो ये कार्डियक मसल यानी स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, कार्डियक मसल यानी हृदय की मांसपेशी में मौजूद होती है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, ना ही स्ट्राइटेड मसल। स्ट्राइटेड मसल्स को हम क्या कहते हैं? स्ट्राइप्ड या वॉल्यूंटरी मसल कहते हैं, या कंकालीय पेशियां भी कहते हैं। और स्मूथ मसल को हम इनवॉल्यूंटरी या अनैच्छिक या चिकनी पेशियां भी कहते हैं। बोथ बी एंड सी तो होगा नहीं, बोथ बी एंड सी तो होगा नहीं। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ये कुछ सवाल थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, हमारे टिश्यू से रिलेटेड थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो मुझे उम्मीद है आज का ये सेशन आप सभी को बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें अपने इंडिविजुअल टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के ग्रुप्स के। आज के लिए बस इतना ही था। और जैसे कि मैंने बताया कि अगर प्रिपरेशन की दौर में अपने आप को बनाए रखना है तो अड्डा का महापैक जरूर लें, और इसके लिए ध्यान रखना है मेरा कोड। और मेरा कोड क्या है? मेरा कोड है Y223। मुझे उम्मीद है आप सभी को मेरा कोड पता होगा, Y223। जैसे ही आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट आप सभी को मिल जाएगा अपने इंडिविजुअल बैचेस पे या फिर महापैक्स या टेस्ट सीरीज पे। इसी के साथ मैं अमित सिंह विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी सोमवार दोपहर 1 बजे और आज रात 9 बजे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।